एंटीबायोटिक्स इन डर्मेटोलॉजी। हम सालों से सोफ्रामाइसिन, बीटाडीन, पोविडोन आयोडीन, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे हैं अलग अलग स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, अल्सर्स के लिए या सामान्य चोट के लग जाने पर इन एंटीबायोटिक्स का और भी काफ़ी यूज़ है और उसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यूजेस से। यूजेस में एक भ्रांति जो एंटीबायोटिक्स के साथ में है कि आपने क्लीन वुंड है, छोटे मोटे कट्स हैं, बर्न्स हैं, उन पे एंटीबायोटिक लगाने का काफ़ी चलन है। और इम्पॉर्टेंट बात या इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कॉमन यूजेस में या इन कॉमन अल्सर्स में, कट्स में एंटीबायोटिक का कोई बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक वुंड हीलिंग को नहीं बढ़ाता, वो वुंड हीलिंग को ट्रीट नहीं करता, उसके लिए उसमें कोई रोल नहीं है। ना ही छोटे जो सर्जिकल वुंड्स हैं, जो क्लीन वुंड्स होते हैं, जिन पे टाके लगे होते हैं या जो सर्जरी में बने होते हैं, उनमें भी वुंड हीलिंग में उसमें कोई अंतर देखा नहीं गया है। तो ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना कम करना चाहिए। ये क्यों कम करना, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो जो जहां जहां इनका इस्तेमाल हो सकता है, पहला और सबसे कॉमन, सामान्य भाषा में अगर हम बोले तो फुंसी फोड़े जो हो जाते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं, जहां पर मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, वहां पर इनका यूज काफी कॉमनली किया जाता है और ये सबसे पहला इसका इस्तेमाल है जो किया गया है। सेकंड हम देखें, एक्ने वल्गैरिस, रोजेसिया, हाइड्रेटनाइटिस सुपोर्टिवा, ये सारे स्किन के डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हम अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स का, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक और बात जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि एंटीबायोटिक्स में सिर्फ एंटीबायोटिक का काम नहीं होता है, एंटीबायोटिक रोल नहीं होता है, साथ ही साथ उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, ये सारे रोल भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने एंटी फंगल के केस में देखा था कि कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक है, वैसे ही यहाँ पर उसका रिवर्स भी देखने को मिलता है। तो जैसे एक्ने वल्गैरिस हो गया, एक्ने वल्गैरिस यानी सामान्य तौर पर जिन्हें पिंपल्स बोला जाता है, वो डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों ने देखे होंगे एक्ने वल्गैरिस के पेशेंट, उनमें एंटीबायोटिक्स का बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है। रोजेसिया एक्ने वल्गैरिस से मिलता जुलता एक रोग है, अभी हम उसकी फोटोग्राफ भी देख लेते हैं थोड़ी देर में। हाइड्रेटनाइटिस सपोर्टिवा के बारे में मैं सोचता हूँ शायद आपने कम सुना होगा। इसको इनवर्स एक्ने कहते हैं। पिंपल्स जो है वो चेहरे पर होते हैं, हाइड्रेटनाइटिस से अंडर आर्म्स में होता है, बटक्स पे हो सकता है, उन जगह पर पिंपल जैसे ही एक रोग ये दिखाई देता है जो काफी लंबे समय तक चल सकता है। तो उसमें भी एंटीबायोटिक का एक यूज होता है। तीसरा, ऐसे स्किन लीजन या ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स जैसे एक्जिमा हुआ या एटॉपिक डर्मेटाइटिस हुआ, इनमें चूंकि चमड़ी उखड़ चुकी हुई रहती है, उस पर धूल मिट्टी सब लगता है, एनवायरमेंट से उसका कांटेक्ट होता है, तो इन इन्फेक्शंस में या इन एक्जिमा वाले लीजन्स में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हम सुपर इन्फेक्टेड लीजन्स कहेंगे, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें छाले बनते हैं, घाव बन सकते हैं चमड़ियों में, उनमें प्रिवेंशन के लिए इन्फेक्शन ना हो जाए, बिकॉज इम्यूनिटी भी स्किन के कई सारे डिसऑर्डर्स में कम रहती है, तो ऐसे में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, वहां पर भी टॉपिकल एंटीबायोटिक का यूज हो सकता है। टॉपिकल एंटीबायोटिक में अब चलन ये है कि कम से कम इस्तेमाल करा जाए, ये ज्यादा एक चलन है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत हो गया है। हम उतनी तेजी से एंटीबायोटिक्स नए नहीं ढूंढ पा रहे हैं जितनी तेजी से इनका रेजिस्टेंस बनते जा रहा है। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं कहाँ पर कौन सी चीजें इस्तेमाल हो सकती है। तो एक कॉमन टेबल इसको याद करने की कोशिश रखें कि इन्फेक्शंस जहां हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस के बारे में, वहां पर ये एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली जो कॉमन इन्फेक्शन स्किन में देखने को मिलते हैं वो ग्राम पॉजिटिव है, हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पहले भी पढ़ा है, और वहां पे हमने ओरल और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स के बारे में मोटा मोटा इनका भी रोल उसी तरह से होता है। पर इन्फेक्शंस अगर हमको दिख रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस दिख रहे हैं, तो उसमें फ्यूसिडिक एसिड, म्यूपिरोसिन, ओजेनॉक्सिसिन एक काफी रीसेंट नया एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्लिंडामाइसिन भी इंडिकेटेड है, यूएस एफडीए इनफैक्ट इंडिकेटेड है कि आप सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में उसको यूज कर सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल मैंने थोड़ा अलग से लिखा है उसमें, बिकॉज एक स्पेशल केसेस में यूज होता है, स्पेशल केसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, रूटीन में नहीं। एक्ने में ये एंटीबायोटिक, हालांकि आजकल एक्ने में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल को कम से कम तवज्जो दी जा रही है, और ऐसे
मॉलिक्यूल या ऐसे एजेंट्स को इस्तेमाल करने का, बढ़ावा देने का बोलते हैं जिसमें एंटीबायोटिक का सीधा सीधा इस्तेमाल ना हो। पर फिर भी क्लिंडामाइसिन इसमें सबसे कॉमन इस्तेमाल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली दवाई होगी। उसके बाद नेडिफ्लॉक्सासिन, मिनोसाइक्लिन अब करीब पिछले 1 साल से टॉपिकल फॉर्म में अवेलेबल है। डेप्सोन और ओजेनॉक्सिसिन ये भी एक्ने में या पिंपल्स में अब इस्तेमाल होने लगी हैं। अभी हम इनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि एक्ने अपने आप में एक टॉपिक है, और जब हम एक्ने के बारे में समझेंगे या पढ़ेंगे उस समय इनके डिटेल्स और समझते जाएंगे। रोजेसिया में मिनोसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल इंडिकेटेड है, उनका इस्तेमाल होता है और इन्हें काफी लंबे समय तक कंटिन्यू किया जाता है। हाइड्रेटाइटिस सुपोर्टिवा में जैसा हम देख रहे हैं, क्लिंडामाइसिन ही एकमात्र इंडिकेटेड दवाई है, बाकी का इस्तेमाल इसमें करने में उतना इफेक्ट नहीं आता है और उसका रोल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सुपर इन्फेक्टेड लीजन्स। इस सुपर इन्फेक्टेड लीजन्स में जो मैं बात कर रहा था कि एक्जिमा या दूसरे स्किन के डिसऑर्डर्स जिनमें ऊपर से इन्फेक्शन हो गया, उसमें फ्यूसिडिक एसिड और म्यूपिरोसिन, ये 2 एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। तो ये मोटा मोटा यूजेस के हिसाब से कैसा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये एक फोटोग्राफ में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि कहाँ पर वाकई में हम एंटीबायोटिक्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि एंटीबायोटिक के लायक ये रोग है या नहीं है। तो ये वाला जो इन्फेक्शन हम देख रहे हैं इसे हम कहेंगे इम्पेटाइगो कंटाजियोसा। सीधे तौर पे देखें तो ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण होता है, और उसको पहचानने का एक खास जो लक्षण है वो ये कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हनी कलर्ड क्रस्ट है, शहद के जैसे रंग के दिखने वाले, ये इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन है वहां पर। यहाँ तक कि सुपरएडेड इन्फेक्शंस, यहाँ पर एक फोटोग्राफ हम और देख लेते हैं, ये वो सुपर इन्फेक्टेड एक्जिमा, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हनी कलर्ड क्रस्ट इसमें दिख रहे हैं, और ये इंगित करता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, संभवतः ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ये है। इम्पेटाइगो के ही दूसरे और जो रूप है जहां पर टॉपिकल एंटीबायोटिक का यूज है, एक ये है, आप देखेंगे खासतौर पे नाक के आसपास ज्यादा होता है। इसके बारे में और भी डिटेल याद रखते हैं, अभी आगे इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग। तो नाक से इन्फेक्शन यहाँ आता है सामान्यतः, और उस कारण से ये यहाँ पर। इसी का एक तीसरा रूप है, आप याद करें फंगल इन्फेक्शन के समय हमने पढ़ा था कि रिंग जैसे बन जाते हैं, उसमें हमने ये भी समझा था कि स्केलिंग होती है और सेंट्रल क्लियरिंग होती जाती है, बीच की स्किन क्लियर होती जाती है। अब यहाँ पर हम दूसरा पार्ट देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसमें भी एन्युलर या छल्ले जैसे लीजन्स दिख रहे हैं, लेकिन इसमें स्केलिंग नहीं है। दूसरा, इसमें पेन हो सकता है, खुजली नहीं होती है। तीसरा, इसमें सेंट्रल क्लियरिंग नहीं मिल रही है, और इसमें स्केलिंग नहीं हो रही है, इसमें क्रस्टिंग हो रही है। स्केल और क्रस्ट में अंतर ये कि अगर आप पपड़ी को हटा के देखते हो, नीचे का स्किन गीला है तो वो क्रस्ट माना जाता है, अगर उसमें गीला नहीं है, सूखा है, साफ है, तो उसे स्केल माना जाता है। ये एक सामान्य तरीका है इन दोनों को अलग अलग देखने का। ये जो लीजन है इसको हम बाल तोड़ के नाम से जानते हैं। छोटा बाल तोड़ है, 1-2 जगह हो रहा है, तो ऐसे में टॉपिकल एंटीबायोटिक का ही इस्तेमाल करके आप सिस्टमिक एंटीबायोटिक देने से बच सकते हैं। ये एक और हम यहाँ पर समझेंगे, जो रोजेसिया की मैं बात कर रहा था, ये रोजेसिया के लीजन्स हैं, और पिंपल से इसको अलग देख पाना कई बार मुश्किल होता है। हालांकि पिंपल ज्यादा कॉमन डिसीज है, रोजेसिया कम कॉमन डिसीज है। रोजेसिया में हम ये देखने को मिलेगा कि आप जब धूप में जाते हैं तो बढ़ जाता है, गर्म खाने के बाद में उसमें लालपन ज्यादा आ जाता है, और कॉमेडॉन्स यानी जिन्हें हम ब्लैक हेड व्हाइट हेड बोलते हैं वो पिंपल में मिलते हैं और इसमें नहीं मिलते हैं। तो ऐसे आप दोनों में अंतर कर सकते हैं। हालांकि दोनों का ट्रीटमेंट में मोटा मोटा क्लिंडामाइसिन को हम दे सकते हैं, तो दोनों में ही काम करती है। मेट्रोनिडाजोल एक्ने में कोई रोल नहीं है उसका, लेकिन रोजेसिया में है। रोजेसिया के बाद में ये जो हम देख रहे हैं ये अंडर आर्म या बगल का फोटोग्राफ है। इसमें पिंपल जैसे कुछ आकार के लीजन्स बने हुए हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे वहां पर जब वो हील हो रहे हैं, जब वो ठीक हो रहे हैं, तो स्कार्स या खड्डे छोड़ के जा रहे हैं। ये हाइड्रेटाइटिस सपोर्टिवा है। तो इन्हें भी पहचानना जरूरी है कि किन जगहों पर आप टॉपिकल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे।
अगर ये रोग ज्यादा जगह में फैला हुआ है, ज्यादा चमड़ी का हिस्सा उसने लिया हुआ है, तो फिर आप टॉपिकल एंटीबायोटिक उतना कारगर नहीं है, फिर आपको ओरल या सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर मोटे तौर पर ये 4 5 6 जो इंडिकेशन है, यहाँ पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। स्किन प्रिपरेशन के बारे में एक बार फिर से समझते हैं। इसको हमने जब स्टीरॉइड पढ़ा था तब बात की थी कि जब हम स्किन, जैसे कोई एंटीबायोटिक है, से फ्यूसिडिक एसिड है या म्यूपिरोसिन है, तो वो आपको अलग अलग प्रकार के उनके प्रिपरेशंस मिलते हैं। कोई जेल हो सकता है, कोई ऑइंटमेंट हो सकता है, क्रीम्स हो सकते हैं। अब इनके अपने अपने उपयोग हैं। क्रीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं क्योंकि क्रीम के साथ फायदा है कि वो अंदर रंज जाती है, अंदर चली जाती है, इसे उसे वैनिशिंग क्रीम भी बोलते हैं। क्रीम बनता है जब आप पानी में तेल को घोलते हैं। कोई भी क्रीम, सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट जो भी रहता है, 2 अलग अलग चीजों को मिला के मोटे तौर पर बनाया जाता है। एक तेल से बनी हुई हो सकती है, एक पानी से बनी हुई हो सकती है, तो इनको अलग अलग प्रिपरेशन में। तो क्रीम मोटा मोटा ये था कि जिसमें आपने लगाया और वो अंदर रंज गया, फील करने में अच्छा होता है और उसको लगाना आसान होता है, इसलिए ज्यादातर जो भी एंटीबायोटिक प्रिपरेशन है वो आपको क्रीम में मिलेंगी। दूसरा ऑइंटमेंट होता है, ये थोड़ा स्टिकी होता है बिकॉज इसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है। इसको छोटे एरिया में लगा सकते हैं। फायदा ये होता है कि लगा रहता है, चिपका रहता है स्किन के साथ, निकलता नहीं है। दूसरा फायदा होता है कि इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता है। तो कोई छोटे बच्चे हैं जिनका स्किन ऑलरेडी, जिनका टॉपिक डर्मेटाइटिस जैसा कुछ है, इन्फेक्शन, जिनका स्किन थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा है, तो ऐसे जगहों पे ऐसे बच्चों को ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना प्रेफर किया जाता है। जेल हम देखते हैं बालों में जेल लगाया जाता है। जेल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और उसको बाल वाले एरियाज में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसी जगह पे जहां पर ऑयल ज्यादा आ रहा है, जैसे एक्ने में ये होता है कि ऑयल ज्यादा होता है स्किन में, तो ऐसी स्किन में, ऑयली स्किन में भी जेल का इस्तेमाल किया जाना ज्यादा सहूलियत वाला होता है। लोशन हम सभी जानते हैं पानी के जैसा होता है, तो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होता है, तो इसको ज्यादा बड़े एरियाज में लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट को आप टूथपेस्ट से समझ सकते हैं कि जहां पाउडर को पानी के अंदर घोल के कोई प्रिपरेशन बनाई हुई है। पेस्ट का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर एक्जिमा में बहुत ज्यादा ऊजिंग हो रही है। एक्जिमा का मतलब ये है कि पानी चमड़ी से पानी छूटता है, ऊज आउट होता है, तो ऐसी जगहों पर पेस्ट का इस्तेमाल होता है। सस्पेंशन, पाउडर को ही घोला है पर पानी की मात्रा बढ़ा दी है। तो सस्पेंशन उस तरह की दवाइयां होती है जिनको आपको शेक वेल बिफोर यूज, जैसा जिन पे लिखा रहता है कि जिनको आपको बहुत ज्यादा शेक करके और पीना होता है, और अगर आप उसे छोड़ देंगे ऐसे ही रखने के लिए, तो वो सारा जो पाउडर है वो सस्पेंड होकर और जम जाएगा। फोम, जहां पर आप गैस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्रीम्स के अंदर या कोई भी दूसरे प्रिपरेशन में जब गैस की भी मात्रा होती है तो वो फोम बन जाता है। तो ये अलग अलग प्रिपरेशन है और इनके अपना अपना अलग इस्तेमाल है। फोम भी जैसे बालों के लिए इस्तेमाल होता है या ज्यादा ज्यादा एरिया पे आपको फैलाना हो तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि फोम के प्रिपरेशंस इंडिया में कम मिलते हैं क्योंकि गर्मी के कारण हमारे यहाँ फोम उतना स्टेबलाइज नहीं हो पाता। तो मोस्टली आप देखेंगे क्रीम, ऑइंटमेंट और जेल और कुछ हद तक लोशन से 4 प्रिपरेशन कॉमन है। और आप याद रखें, क्रीम कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है, ऑइंटमेंट में जहां आपको स्टिकीनेस चाहिए, जहां आपको प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है और जहां थोड़ी सी ताकत भी बढ़ जाती है। ऑइंटमेंट में सेम दवाई 2% क्रीम में है, 2% ऑइंटमेंट में है, तो ऑइंटमेंट की ताकत थोड़ी ज्यादा होगी। जेल या तो फेस पे पिंपल के लिए इस्तेमाल होगा या बाल वाले एरिया में होगा। लोशन जहां बहुत बड़े एरिया में आपको स्प्रेड करना है, फैलाना है अपनी दवाई को, वहां आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब एक एक एंटीबायोटिक्स को हम थोड़ा समझ लेते हैं। उनका सबसे पुरानी एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक में फ्यूसिडिक एसिड होता है। अच्छा, एक और चीज और समझते हैं कि इनमें मैं सेपरेट इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं समझाऊंगा। आपने जब सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स सेल वॉल पे, बैक्टीरियल सेल वॉल पे अटैक करती हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में मोस्टली वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे या डीएनए पे अटैक करेंगे। 2 मेजर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। हम क्विकली कुछ 4 5 सबसे पॉजिटिव स्टेप बोलते हैं। कोई भी क्रीम, सॉल्यूशंस इंडिया में कम मिलते हैं क्योंकि इनमें सेपरेट और जेल नहीं करने के लिए थोड़ा समझ लेते हैं।
उनका सबसे पुरानी एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक में फ्यूसिडिक एसिड होता है। अच्छा, एक और चीज और समझते हैं कि इनमें मैं सेपरेट सेपरेट इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं समझाऊंगा। आपने जब सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स सेल वॉल पे, बैक्टीरियल सेल वॉल पे अटैक करती हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में मोस्टली वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे या डीएनए पे अटैक करेंगे। दो मेजर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। हम क्विकली कुछ 4-5 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्यूसिडिक एसिड ये सबसे पुरानी एंटीबायोटिक्स में से एक है। 1960 के आसपास शायद इसको खोजा गया था और तब से ये इस्तेमाल में है। ग्राम पॉजिटिव इसका कवरेज होता है, ग्राम नेगेटिव में इसका कोई कवरेज देखने को नहीं मिलता है। क्रीम के फॉर्म में मिलेगा, ऑइंटमेंट के फॉर्म में मिलेगा। और सबसे कॉमनेस्ट जो आप प्रिपरेशन देखते हैं वो स्टेरॉइड के साथ फ्यूसिडिक एसिड का यूज देखते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि फ्यूसिडिक एसिड क्रीम जो है ये स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर से मिलती जुलती है। तो जितना स्टेरॉइड आपके चमड़ी में अंदर जाके पेनिट्रेट कर सकता है, उतना ही फ्यूसिडिक एसिड भी साथ साथ जाएगी। तो ये इसकी एक स्पेशलिटी है, इसलिए फ्यूसिडिक एसिड को स्टेरॉइड के साथ सबसे ज्यादा जोड़ के और इसके प्रिपरेशन आपको मिलेंगी। धीरे धीरे इसके रेजिस्टेंस भी आने लगे हैं, जैसे एमआरएस से होता है वैसे एक एफआरएस से भी होता है, इसलिए भी इसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बट फिर भी ये आज भी एक अच्छी एंटीबायोटिक है और कॉमनली इस्तेमाल होती है, सस्ती भी मिलती है कि ये भी इसका फायदा है। ये कॉमन इसका ब्रांड है जो शायद इंडिया में सबसे पुराने ब्रांड्स में से एक है। हालांकि जो ब्रांड आपको अवेलेबल हो, जो आपको सस्ता लगे, वो आप अपने मरीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये एक मैंने इसलिए फोटोग्राफ रखा था कि कॉमन मिलने वाला है ब्रांड है। फ्यूसिडिक एसिड दो चीजें, तो पुरानी है, इजीली मिल जाती है, और दूसरा स्टेरॉइड के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है। तो सुपर इन्फेक्टेड जो हमने एक्जिमास और वो सब देखे, उसमें फ्यूसिडिक एसिड आप इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। म्यूपिरोसिन भी काफी पुरानी एंटीबायोटिक्स में है। 1985 और 1987 में इसको खोजा गया था। एक बैक्टीरिया से मिलने वाला एक एंटीबायोटिक है, और इस एंटीबायोटिक के साथ खासियत ये है कि इसका स्ट्रक्चर किसी भी दूसरी एंटीबायोटिक से मैच नहीं होता है, तो इसलिए क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होता। किसी और एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो तो भी आप म्यूपिरोसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम और ऑइंटमेंट इन दोनों रूप में इसका चलन है, और छोटे बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेरे हिसाब से सबसे कॉमन एंटीबायोटिक है। छोटी मोटी फुंसियों में तो ऐसा रिसर्च भी मिली है कि आप ओरल एंटीबायोटिक दें या म्यूपिरोसिन दें, तो म्यूपिरोसिन का भी उतना ही इफेक्ट होता है जितना ओरल एंटीबायोटिक का होता है। तो कई जगह पर आपको ओरल एंटीबायोटिक का अननेसेसरी यूज करने, अननेसेसरी इस्तेमाल करने से एंटीबायोटिक आपको बचा सकती है। धीरे धीरे हालांकि इसका भी रेजिस्टेंस अब दिखने लगा है, पर फिर भी इंडिया में वो कम है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने इम्पेटाइगो का फोटोग्राफ देखा था, इम्पेटाइगो में ये पहले ट्राई करना चाहिए। एक म्यूपिरोसिन प्रोफाइलेक्सिस भी कहा जाता है। आपने कई सारे केसेस ऐसे देखे होंगे, हो सकता है जिनको बार बार फुंसियां होती हैं और एंटीबायोटिक आप देते हैं, बैठ जाती, फिर वापस हो जाती। तो ऐसे लोगों में म्यूपिरोसिन प्रोफाइलेक्सिस किया जाता है। उसमें ये होता है कि ज्यादातर जो बैक्टीरिया है कैरियर स्टेट होती है नाक के अंदर या कान में या फिर एनल एरियाज में, वहां पर होता है। तो म्यूपिरोसिन को 5 दिन के लिए सुबह शाम नाक के अंदर, कान के अंदर, नाभि पे और पेरिएनल एरिया में, इन जगहों पर लगाने को बोला जाता है, और इससे फिर उस कैरियर स्टेट खत्म हो सकती है। तो ये म्यूपिरोसिन के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको याद रखना चाहिए हमको। म्यूपिरोसिन का भी जो कवरेज है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पर ही है, ग्राम नेगेटिव या एनारोब्स पे ये काम नहीं करता है। तो मोस्टली ये स्किन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। नेडिफ्लॉक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है कि जहां पर हमें सस्पेक्टेड है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। यूजुअली नाक के आसपास अगर हमें इन्फेक्शंस दिख रहे हैं तो उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पैरों के जो इन्फेक्शंस हैं उनमें भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ऐसी जगहों पे आप कर सकते हैं। नेडिफ्लॉक्सासिन या नेडिफ्लॉक्सासिन जो क्रीम है ये पिंपल्स में भी इस्तेमाल होती है, एक्ने के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन एक्ने में इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण ताकत तो इस एंटीबायोटिक की बढ़ जाएगी, लेकिन जब रेजिस्टेंस होगा तब भी वो ज्यादा बैक्टीरियाज में फैलेगा और इनका रेजिस्टेंस भी ज्यादा कॉमन होता है। तो ऐसे केस में फिर आगे
इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल और ज्यादा करना पड़ेगा, और बैक्टीरियल रेजिस्टेंस से होने वाली प्रॉब्लम से आई एम श्योर आप सभी वाकिफ हैं, तो ये ज्यादा होता है। पिछले कुछ सालों में 10-15 सालों में नेडिफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल पिंपल्स के लिए काफी किया गया, क्योंकि जेल लगाने से कई बार लोगों को काफी ड्राइनेस ज्यादा होती थी, तो क्रीम के रूप में ये मॉइस्चराइजर का भी काम कर लेता था। पर अब हम देख रहे हैं कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का चूंकि चांस बढ़ जा रहा है, तो धीरे धीरे नेडिफ्लॉक्सासिन का रोल कम कर दिया है। तो पिंपल्स में एंटीबायोटिक इसका इफेक्ट, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट इतना कारगर नहीं है जितना इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। साथ ही साथ इसमें आजकल काफी सारे कॉम्बिनेशन हो गए, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं निकोटिनामाइड है। निकोटिनामाइड विटामिन B3 का एक ग्रुप है जो कई सारे और भी काम करता है पिंपल्स में और दूसरे भी स्किन डिसऑर्डर्स में, उसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। ये 1 से 2% के जेल फॉर्म में अवेलेबल है, और जेल में इसलिए अवेलेबल है क्योंकि फेस पे पिंपल में यूज होता है। इसकी क्रीम्स पहले आया करती थी, अब वो मिलना बंद हो गई। अगेन बहुत लिमिटेड ग्राम पॉजिटिव कवरेज इसमें करते हैं, तो इसलिए ज्यादातर स्किन इन्फेक्शन में इसका बड़ा रोल नहीं है। पर हाँ, पिंपल में काफी कॉमनली दिए जाने वाली और शायद सबसे ज्यादा लिखे जाने वाली एक एंटीबायोटिक ये पिंपल में इस्तेमाल होती है। कई बार आप ये देखते हैं कि जो घाव बन गए हैं उनमें से बदबू आ रही है, कुछ अलग तरह की बदबू आती है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ऐसे लीजन्स में एनोरोबिक बैक्टीरिया पनप गए होंगे, और पस के काफी दिनों तक जहां पर पस है वहां पर भी अंदर एनोरोबिक बैक्टीरिया का पनपना एक कॉमन बात है। तो ऐसी जगहों पे जहां पर हमें बहुत ही पुट्रिड स्मेल वाला है, काफी बदबू वाला वुंड दिख रहा है, उसमें आप एक ऐसा एंटीबायोटिक चाहते हैं जो एनोर्बिक कवरेज देता है। मेट्रोनिडाजोल उसमें से एक मेडिसिन है और इसका जेल फॉर्म अवेलेबल है। ये रोजेसिया में भी इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ स्किन के इस तरह के इन्फेक्शन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जब मैंने वो टेबल फर्स्ट दिखाई थी उसमें मेट्रोनिडाजोल को थोड़ा अलग रखा था, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी अलग होता है। सामान्यतः मेट्रोनिडाजोल को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये एक उसका लिमिटेड यूज है। इसके अलावा रोजेसिया की हमने जैसे बात की, रोजेसिया में हो सकता है कभी कभी और भी कुछ इन्फेक्शंस में आप इसे इस्तेमाल करते हैं, बट वो अनकॉमन है। तो मोटा मोटा हम 2-3 चीजों का इसमें ध्यान रखें। ओजेनोक्सासिन के बारे में यहाँ पर रखने का एक उद्देश्य ये था कि सबसे नया एंटीबायोटिक है, इसको इंडिया में लॉन्च हुए कुछ साल ही हुए हैं, और ये हमको पता रहे कि ये एक एंटीबायोटिक है जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश ये करना चाहिए कि जितना रेजिस्टेंट केसेस है वहीं हम इस्तेमाल करें, उसका इसको कॉमन ना बना दें, नहीं तो ये भी आगे जाकर यही होने वाला है कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो गया और फिर ये भी काम करना बंद कर दिया। फिलहाल ये स्किन इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सॉफ्ट टिश्यू स्किन इन्फेक्शन में। पिंपल में भी इसका रोल है, पर पिंपल में रोल 2% या उससे ज्यादा की कंसेंट्रेशन में रहता है, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसके लोशन और क्रीम्स पिंपल के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं कई जगह पर। दिखाने के यहाँ पर समझाने के पीछे कारण ये था कि ये रिजर्व केसेस में जहां पर लगाने की दवाइयों का पुरानी या जो रूटीन एंटीबायोटिक है उनका अगर काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एडवांटेजेस, जब हम टॉपिकल एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो क्यों हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, उसके एडवांटेजेस जो हैं वो क्या है। पहला तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है कि आप जहां पर दवाई देना है वहीं पर आप दवाई डालते हैं, तो ज्यादा दवाई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, साइड इफेक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, इजी है, खासतौर पर छोटे बच्चों में उनको दवाई खिलाना आसान नहीं होता, तो ईज है उसका यूज करने में। इसलिए थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो अगर एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा एरिया पे हम नहीं लगा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट के चांसेस कम है। हालांकि टॉपिकल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो ज्यादातर चमड़ी का लाल हो जाना, खुजली होना, इस तरह की चीजें ज्यादा देखने में मिलती है। एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो टॉपिकल एंटीबायोटिक का हो सकता है वो एलर्जिक सेंसिटाइजेशन है, उसके बारे में भी हम थोड़ी जल्दी बात करेंगे।
एक ये भी होता है कि जब आप एंटीबायोटिक्स लगा रहे हैं तो आप देखते रहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, आपको लगाने के समय पता चलता है कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी टॉपिकल एंटीबायोटिक का थ्योरेटिकल एडवांटेज है कि आप देख पाते हैं कि इन्फेक्शन का क्या हो रहा है और आप उस पर ध्यान रख पाते हैं, उसकी बढ़त को समझ पाते हैं। फिर ये भी बात है कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जैसे नियोमाइसिन आती थी या बेसिट्रेसिन आती थी, इनफैक्ट अभी भी आती है, इनको आप खाने के रूप में नहीं दे सकते क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होती। तो उनका भी फायदा आप ले सकते हैं, उनको लगाने के रूप में आप उन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हो। और लास्ट अगर हम बात करें कि कोई भी इंसान, मान लीजिए कोई बेड रिडन पेशेंट है या छोटा बच्चा है, तो उसको देने के लिए आप ये एक आसान रास्ता पड़ता है। तो छोटे मोटे इन्फेक्शन हो उसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक आसानी से कोई भी दूसरा इंसान भी पेशेंट को लगा सकता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि टॉपिकल एंटीबायोटिक है तो सिंपल कोई दवाई हो गई कि लगाया और काम हो गया, क्योंकि उनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं और ये सीवियर है। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, बहुत कॉमनली नहीं मिलेंगे, पर हाँ उतना रेयर भी नहीं है, उसके बीच में कहीं पर आप इसको सोच सकते हैं कि आपको देखने में मिलेगी। तो सबसे पहला तो ये कि हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, ऐसी बहुत सारी रिसर्च नहीं हुई है कि जहां हमको ये पता हो कि ओरल वर्सेस टॉपिकल में कौन सा ज्यादा बेहतर है। और जैसा मैंने बात भी किया था कि वुंड हीलिंग में उसका कोई बड़ा रोल देखने में नहीं मिला है, छोटे मोटे सर्जिकल इन्फेक्शंस में इसका कोई बड़ा रोल देखने को नहीं मिला है। तो एक एविडेंस की कमी है, इतनी रिसर्च अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड ओवर भी, और इंडियन सिनेरियो में तो और कम हो जाती है। तो थोड़ी बहुत जगह जब म्यूपिरोसिन के बारे में थोड़ा रिसर्च हमें मिल जाता है कि जहां ओरल वर्सेस म्यूपिरोसिन का टेस्ट किए गए हैं और उसमें छोटे इन्फेक्शंस में या कम इन्फेक्शंस जो छोटे मोटे हैं उनमें म्यूपिरोसिन को माना गया है कि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंस की अगर हम बात करें तो म्यूपिरोसिन और फ्यूसिडिक एसिड भी दोनों इक्वल हैं अपने इफेक्ट में। और अगर पिंपल की बात करें तो नेडिफ्लॉक्सासिन और क्लिंडामाइसिन भी अपने इफेक्ट में इक्वल माने जाते हैं। पर इसलिए नेडिफ्लॉक्सासिन फिर कम यूज करने को कहा जाता है क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है। और इसके एडवांटेज कॉन्टेक्ट सेंसिटाइजेशन की बात कर रहा था। कॉन्टेक्ट सेंसिटाइजेशन का मतलब है कि कोई दवाई अगर आप लगा रहे हैं तो वो रिएक्ट करना शुरू करती है, उससे अपना एक्जिमा होने लग जाता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस या एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। सबसे नोटोरियस इसमें जो मेडिसिन है वो है नियोस्पोरिन, जिस नियोस्पोरिन, बेसिट्रेसिन, उसके बाद में फिर जेंटामाइसिन। इसलिए आजकल इनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जाता और उनके बारे में बात नहीं करने के पीछे भी यही रीजन था कि नियोमाइसिन सबसे कॉमनेस्ट एक सेंसिटाइजर है और वो लगाने से लीजन ठीक तो नहीं होगा, उल्टा बढ़ते हुए दिखेगा, वो एक्जिमा में तब्दील होना शुरू हो जाता है और कई बार ये काफी ज्यादा एक लंबा रूप ले लेता है। और जितनी बार फिर जीवन में उसको नियोस्पोरिन से या नियोमाइसिन से उसका एक्सपोजर होगा तब तक उसको वो एक्जिमा वापस बन के आएगा। ऐसा देखा गया कि जैसे ज्यादा एज होती जाती है, एज बढ़ती जाती है, ये सेंसिटाइजेशन जो प्रिवलेंस है वो बढ़ता जाता है। अगर स्किन ड्राई है तो वहां पर ये ज्यादा होगा। पैरों में कई बार ज्यादा देखने को मिलता है, पैरों के अल्सर में अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो देखने को मिलता है। काफी लंबे समय तक अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन में सेंसिटाइजेशन हो जाता है। और ऑक्लूजन में अगर कई बार ये कहा जाता है कि आप कोई दवाई लगाएं और उसके ऊपर उसको ऑक्लूड कर दें, पॉलिथीन से भी ऑक्लूड करते हैं लोग, क्लिंग फिल्म जो फ्रूट रैपिंग प्लास्टिक है, और ऐसे केसेस में अगर आप कर रहे हैं तो तब भी इसका सेंसिटाइजेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे सभी के स्किन पे कई सारे बैक्टीरिया वैसे भी रहते हैं और वो हेल्पफुल बैक्टीरिया है जिन्हें माइक्रोबायोटा कहा जाता है। तो माइक्रोबायोटा पर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का क्या असर होगा, हम उसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं रखते हैं। हो सकता है कि वो असर और गलत होता हो और उससे आगे जाके कुछ और नुकसान हो सकते हैं, तो उसके बारे में अभी हमें कुछ जानकारी नहीं है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ये हम बात कर चुके हैं और पहले ही रेजिस्टेंस की जो मैं बात कर रहा था, तो रेजिस्टेंस एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मसला है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का काउंट जो है, नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारे पास कम है। भी देखा गया कि जितना ज्यादा लंबे समय तक आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं उतना उसका रेजिस्टेंस होने की संभावना बढ़ जाता है। जैसे म्यूपिरोसिन को अगर आप 10 दिन से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कम दिनों में कोशिश करी जाए कि 7-8 दिनों में उसको बंद कर दिया जाए। और जैसा हम बात करें कि अगर बहुत ज्यादा बड़े एरिया में अगर इन्फेक्शन है तो भले ही हम लोशन का इस्तेमाल कर लें, भले जेल का इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर भी वो लगाना इतना आसान नहीं होता है। कई बार ये होता है कि पूरी पीठ पर ही पिंपल्स होते हैं
तो ऐसे में फिर पूरे एरिया में आपको एंटीबायोटिक लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जांघों में या बगल में आप लगाना चाहते हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। ऐसे केसेस में खाने की दवाई देना अच्छा रहेगा। तो ये एंटीबायोटिक से जुड़े हुए जो एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जितना जानना हमको एक बेसिक लेवल के लिए जरूरी होता है, उसके बारे में